यहाँ पे सारे टूल्स दिख रहे होंगे, बहुत सारे टूल्स हैं ना, एक एक बारीक बारीक है, बहुत सारे हैं, पूरे टेबल भरा हुआ है। और जो मैं आज आपको चीज़ें सिखाने वाला हूँ, यही चीज़ आप लोग सीखने के लिए बाद में ना, जैसे आप आईटी पास हो जाओगे, आपको कोई एग्जाम आप क्वालिफाई करते हैं, स्किल टेस्ट देना पड़ेगा, यही चीज़ आप सीखने के लिए कभी 8,000 रुपये, कभी 10,000 रुपये आप खर्च करोगे कहीं पे। और मैं वो सारी चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री में सिखाने वाला हूँ। किसी के मैं बार बार आप लोगों से बोलता हूँ यार कि जैसे हम लोग बस सिर्फ आईटी पास करने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, वो तो बड़ा मतलब आसान है, कभी भी ऐसे मतलब खेलते खेलते पास हो जाओगे। मैं बार बार बोलता हूँ कि हम लोग पढ़ रहे हैं कि आगे भी कुछ कर पाए, कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या कुछ, जैसे यहाँ से पढ़ने के बाद आपको दोबारा अलग से ना पढ़ना पड़े कि नहीं यार अब चलते हैं, अब तैयारी करने निकलते हैं, या अब स्किल टेस्ट के लिए निकलते हैं। जो चीज़ें मैंने बताया ना, ये चीज़ आपके बहुत बेनिफिशियल है, और जो आप अलग जगह फीस दे करके सीखोगे उसको मैं बिल्कुल फ्री में करवाने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी मैं अभी ना बहुत सारे टूल्स हैं, अगर मैं सबको आपको बताने लगूंगा ना पूरा डिटेल में, तो क्या होगा, आपका बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो मैं पहले आपको हल्का हल्का सभी टूल से आपका परिचय करवा देता हूँ। होता है ना, पहले किसी से मिलते हैं तो उनसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं, बाद में उनके बारे में जानते हैं। तो मैं आपको परिचय करवा देता हूँ सभी टूल्स के बारे में। उसके बाद आगे का आपका काम है, आप जिस टूल के बारे में कमेंट करोगे मैं उसके बारे में पूरा डिटेल से अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, प्रॉपर तरीके से अलग से। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। आप कोशिश कीजिएगा कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। सपोर्ट करेंगे अच्छी व्यूज आएंगे, मैं अच्छा काम करूँगा, सीधी सी बात है, ठीक है। चलिए, तो वही ऐसी मजाक वाली बातें। अब स्टार्ट करते हैं पहले नंबर से। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा क्या है भाई, स्टील रूल। इसको स्टील रूल कहते हैं, और यह हमारा स्टेनलेस स्टील का बना होता है। इसके बाद है आपके सामने ट्राई स्क्वायर। ट्राई स्क्वायर जो होता है यहाँ आपको दिख रहा होगा इस तरह से, इसको स्टॉक बोलते हैं, इसको ब्लेड बोलते हैं। इसकी मदद से हम लोग किसी जॉब के फ्लैटनेस को, या दो जॉब की दो सरफेस 90 डिग्री पर है या नहीं, इसको चेक करते हैं, या इसकी समतलता को ऐसे आगे पीछे करके इसकी समतलता को भी चेक किया जाता है। तो इस तरह का काम हम लोग किससे करते हैं भाई, ट्राई स्क्वायर से करते हैं। यह 0.002 mm प्रति 10 mm की लंबाई की एक्यूरेसी से काम करता है। यह जो लाइन मैंने बोली यह आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार पूछा गया है। चलिए आगे आ जाते हैं। इसके बाद शुरू करते हैं स्क्राइबर भाई, क्योंकि जैसे आपने ले लिया ट्राई स्क्वायर। ट्राई स्क्वायर जब लेंगे किसी भी जॉब पे हमें मार्किंग करना पड़ेगा। मार्किंग मतलब लाइन खींचनी पड़ेगी। उसके लिए हमारा काम में आता क्या है, स्क्राइबर, मार्किंग लाइनें खींचने के लिए, ठीक है। स्क्राइबर आता है। स्क्राइबर का जो आगे का एंगल होता है 12 से 15 डिग्री का होता है। यह हमारा हाई कार्बन स्टील का बना होता है। इसके बाद आ जाते हैं पंच पे। इसके आगे जो आपको दिख रहा है ना 3 पंच है, तीनों पंच मैंने बिल्कुल अच्छे से आपको पढ़ा रखा है। यह है सेंटर पंच। कहाँ पे यूज होता है, ड्रिल बिट को जॉब के ऊपर स्थान देने के लिए कि ड्रिल बिट हमारा स्लिप ना करे, होल कर सके जिस जगह पे करना है। सेंटर पंच का एंगल 90 डिग्री होता है। इसके बाद है हमारे पास भाई प्रिक पंच वाला, ठीक है। प्रिक पंच का एंगल 30 डिग्री होता है ना, और प्रिक पंच का एंगल 30 डिग्री होता है। यार डिवाइडर की नोक को स्थान देने के लिए, यहाँ पे डिवाइडर भी है, डिवाइडर की नोक हमारी स्लिप ना करे जॉब पर, उसको स्थान देने के लिए हमारा प्रिक पंच 30 डिग्री वाला यूज किया जाता है। इसके बाद आता है भाई डॉट पंच, जो आपको यह दिख रहा है इसको डॉट पंच कहते हैं। हल्का सा आगे डॉट भी दिख रहा होगा। इसको हम लोग एंगल पे बना लेते हैं ना। इसको हम लोग क्या करते हैं, 60 डिग्री के एंगल पे बना होता है। कई बार डॉट पंच को 60 डिग्री वाला प्रिक पंच भी बोलता है, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना। 60 डिग्री वाला प्रिक पंच भी बोल सकता है या डॉट पंच भी। यह विटनेस मार्क के लिए, मतलब जो भी हम लोग मार्किंग करेंगे स्क्राइबर से उन निशान को पक्का करने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये पंच हो गए हमारे। इसके बाद देखिए यह एक हालो पंच है। इसको हालो पंच भी कहता है, हालो चीजल भी कई जगहों पे बोला गया है। ये जो आपके टुकड़े को ऐसे बड़े हालो इसलिए ना कि कोई भी टुकड़ा होगा तो इससे आप हैमर से चोट लगाएंगे तो वह स्क्रैप मटेरियल इसमें से कट करके यहाँ बाहर आ जाएगा, ठीक है, और इतना होल बना देगा। इसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग। देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारी क्या, चीजल। यहाँ पे देख रहे हैं ना, मैं 3-4 टाइप के चीजल ले रखा हूँ। चीजल का या देखिए फ्लैट चीजल है, इसको फ्लैट चीजल कहते हैं। इसके बाद इसका एंगल 35 से 70 डिग्री होता है। फ्लैट चीजल के साथ जो हमारा कॉम्बिनेशन बनेगा वो क्रॉस कट चीजल का, जिसे केप चीजल के नाम से भी जाना जाता है, CAPE, केप चीजल, ठीक है, या क्रॉस कट चीजल। दोनों में डिफरेंस क्या है, तो फ्लैट चीजल की देखिए कटिंग एज कितनी ज़्यादा चौड़ी है, और क्रॉस कट चीजल की छोटी थी, मतलब इसकी कटिंग एज की चौड़ाई कम, इसका ज़्यादा। फ्लैट चीजल और क्रॉस कट चीजल में डिफरेंस हुआ। दूसरा आप देखना चाहेंगे तो मोटाई की, इसकी मोटाई देखिए कितनी सी है, इसकी मोटाई थोड़ी सी है ना, लेकिन इसकी मोटाई देखिए, एज कम लेकिन मोटाई ज़्यादा, मतलब इसकी मोटाई ज़्यादा होती है, इसकी चौड़ाई कम, इसकी एज की चौड़ाई ज़्यादा, मोटाई कम। ये दोनों में मेन डिफरेंस हो गया। उसके बाद बारी आ जाती है इन दोनों की भाई। दो और हमारे पास चीजल है, तो यह हाफ राउंड चीजल है। देख रहे हैं आगे ऐसे गोलाई में बना हुआ है, इसको हाफ राउंड चीजल कहते हैं। मैं इसकी बात कर रहा हूँ ना, हाफ राउंड चीजल। यह हमारा जो होता है ना, कहीं पे आयल के लिए ग्रुप्स वगैरह काटना हो, घुमावदार नालियाँ बनानी हो, तब इसका यूज करते हैं। उसके बाद बारी यहाँ पे आएगी भाई, ये देखेंगे डायमंड पॉइंट चीजल। यहाँ पे देख रहे हैं नुकीला दिख रहा है, V ग्रुप टाइप का, तो इसको डायमंड पॉइंट चीजल कहते हैं। क्या कहते हैं डियर, डायमंड पॉइंट चीजल। एंगल 60 डिग्री होता है, ठीक है। इसका यूज होता है किसी कॉर्नर से मटेरियल को हटाने के लिए। कॉर्नर का मतलब कोई कॉर्नर चीज़, जैसे कि मैं बना दूँ यहाँ पे इस तरह से, तो यहाँ कॉर्नर जो अंदर को बनेगा ना, यह हो गया। तो कॉर्नर से, यहाँ कॉर्नर से मटेरियल हटाना, तो इसलिए आगे नुकीला होता है जिससे कॉर्नर से मटेरियल को हटा सकें,
ठीक है, इतना चीज़ें हो गई। अब आ जाते हैं कैलिपर पे। यहाँ पे देखिए 2-3 टाइप की कैलिपर है, सबको देखेंगे हम लोग। उससे पहले डिवाइडर देख लीजिए। ये हमारे पास क्या है भाई, इसको डिवाइडर कहते हैं। डिवाइडर का वो भी स्प्रिंग जॉइंट वाला है ना। स्प्रिंग जॉइंट वाले में ये फायदा होता है कि जो हम एक बार दूरी भर लेंगे वो हम बार बार यूज कर सकते हैं, वो कम ज़्यादा नहीं होती है। फर्म जॉइंट यह होता है, देखिए इसको फर्म जॉइंट कहते हैं। यह हाथों के प्रभाव से ही खुलता और बंद होता है, ठीक है। देखिए हाथ के प्रभाव से, अगर मान लीजिए आपने यह दूरी भर ली और गलती से हाथ से दब गया तो इसकी दूरी कम ज़्यादा हो जाएगी। तो एक बार भरे आप तो इसको बार बार यूज नहीं कर सकते। लेकिन स्प्रिंग जॉइंट वाले में क्या है, स्प्रिंग देखिए जॉइंट वाला पूछता है फर्म जॉइंट, स्प्रिंग जॉइंट। स्प्रिंग जॉइंट वाले में क्या है कि जब तक हम लोग इसको घुमाएंगे नहीं तब तो ये कम ज़्यादा नहीं होगा। मान लीजिए यहाँ पे हमने दबा दिया और ये तो कम हो गया, लेकिन जैसे ही छोड़ेंगे अपने स्थान पे पहुँच जाएगा। तो मतलब जब तक ये इसको घूमेगा नहीं तब तक इसकी लंबाई वही रहेगी। तो यह फर्म जॉइंट स्प्रिंग जॉइंट और फर्म जॉइंट वाले में फायदा होता है कि स्प्रिंग जॉइंट वाले को एक बार भर करके कई बार यूज कीजिए, या आप भरेंगे तो बार बार डिस्टर्ब हो सकता है। तो ये हमारा क्या है भाई, डिवाइडर है, ठीक है। डिवाइडर से हम क्या करते हैं, वृत्त बनाते हैं, ठीक है। सर्कल वगैरह आर्क खींचना वृत्त बनाना तो इसका यूज करेंगे। उसके बाद बारी आती है भाई यहाँ पे कैलिपर की। देखिए ये आउटसाइड कैलिपर, इनसाइड कैलिपर। आउटसाइड क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके द्वारा बाहरी माप लिया जाता है। जैसे इसकी बाहरी माप लेनी है तो इसको हम लोग फैला करके, देखिए इसमें मैंने लगाया ना, तो ये इसका बाहरी माप लिया तो आउटसाइड कैलिपर, ठीक है। इनसाइड कैलिपर नाम है इनसाइड, तो आंतरिक माप लेगा। देखिए ये इसके अंदर चला जाएगा और आंतरिक माप लेने के लिए, तो जब किसी बोर के अंदर का आंतरिक माप तो इनसाइड, बाहर के लिए आउटसाइड कैलिपर। उसके बाद बारी आती है, इसको कहते हैं हर्मोफ्रोडाइट कैलिपर या जैनी कैलिपर या ऑड लेग कैलिपर। इसके 2-3 नाम है ना, हर्मोफ्रोडाइट, जैनी कैलिपर, ऑड लेग कैलिपर। कहीं पे लेग एंड पॉइंट कैलिपर भी बोलता है कि एक साइड लेग होता है, एक साइड लेग है, एक साइड पॉइंट है, तो लेग एंड पॉइंट कैलिपर भी बोलता है, ठीक है। इसकी मदद से हम लोग किसी भी जॉब का ना सेंटर निकाल सकते हैं। बेलनाकार जॉब है तो इसका सेंटर निकालने के लिए इधर रखते हैं लाइन, इधर लाइन खींचते हैं, फिर इधर खींचते हैं। आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं अलग से इसका सेंटर निकाल के बता भी दूंगा कैसे सेंटर निकालते हैं, ठीक है। इसका यह कई बार पूछ लेता है कि यह जो लेग मुड़ा हुआ है ना अंदर की तरफ, किस एंगल पे, तो 45 डिग्री पर मुड़ा रहता है। और इसका ये जो रेडियस यहाँ पे बन रहा है यह 6 से 12 mm का रेडियस होता है। चलिए इसकी बारी होगी। अब इसके साथ में देख रहे हैं एक और हमारे पास भाई है, यह क्या है, यह भी हमारा डिवाइडर है कि विंग डिवाइडर है। यह हमारा डिवाइडर नॉर्मल था, यह विंग डिवाइडर है, ठीक है। विंग डिवाइडर कहाँ यूज करते हैं, तो जहाँ पे हमारा जैसे डिवाइडर भी 2 टाइप होता है, फर्म जॉइंट वाला भी होता है। तो फर्म जॉइंट का ही एक टाइप फर्म जॉइंट विंग डिवाइडर, क्योंकि फर्म जॉइंट में अपने आप दूरी कम ज़्यादा होती है। तो इसी चीज़ से बचने के लिए विंग डिवाइडर यूज किया गया कि इसमें एक विंग देखते हैं या पंख के जैसे लगा दिया जाता है, फिर इसको हम लोग फैलाते हैं, जहाँ पे रोकना हो फिर इसको टाइट कर देते हैं। तो यह विंग इसको भी फिक्स रखने का काम करता है, तो यह विंग डिवाइडर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए ये इतना हो गया। अब आगे आ जाते हैं हैमर पे। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करता हूँ, काफ़ी लेट हो जाएगा ना। देखिए यह हमारे पास जो हैमर है ऊपर कैसी आकृति दिख रही है, बॉल की जैसी, तो इसको बॉल पिन हैमर कहते हैं। रिवीट वगैरह के लिए इसको यूज किया जाता है, रिवीटिंग करने के लिए। उसके बाद दूसरा हैमर देख रहे हैं, इसके ऊपर जो इसका पिन है, पिन से ही पहचानेंगे। ऊपर बॉल है तो बॉल पिन हैमर, ऊपर इसके कैसे है भाई, क्रॉस में हैंडल ऐसे है ना, हैंडल ऐसे है और ये पिन इसके क्रॉस में। मैंने पढ़ा है आप लोगों को ग्लोबल आईटीआई के मोबाइल ऐप पर, आपको सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छी से चैप्टर वाइज डिटेल में पढ़ा रखा है। जो लोग नहीं जुड़े हैं एक बार आप प्ले स्टोर से ग्लोबल आईटीआई के मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए, ये सब चीज़ें विद फिगर बिल्कुल अच्छे से मैंने समझा रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्रॉस में है इसलिए क्रॉस पिन हैमर बोलेंगे। जो हैंडल है इसका लकड़ी का बना होता है, लकड़ी का इसलिए होता है कि जब भी हम कहीं पे चोट करें तो हमारे हाथों पर झटका ना आए, ठीक है, झटकों से बचने के लिए। उसके बाद एक और हमारा हैमर होता है ना, उसकी पिन इसके सीधे में जाती है, जैसे क्रॉस में है ना उसकी पिन ऐसे सीधे में बना देते हैं, उसको स्ट्रेट पिन हैमर कहते हैं, जो हमारे पास यहाँ पे है नहीं अभी, ठीक है, शायद आ नहीं पाया। उसके बाद देखिए यह एक हैमर है, यह काफ़ी भारी हैमर है ना, इसको स्लेज हैमर कहते हैं। भारी कामों के लिए यूज किया जाता है। इसका वजन जो होता है 2 से 10 किलोग्राम होता है, जबकि वहीं पे यह दोनों जो हमने हैमर देखा था इसका वजन 0.125 किलोग्राम का ही है, 125 ग्राम का ही है, से लेकर के 1.5 kg तक होता है, ठीक है। इसके आगे आ जाएंगे मैलेट। मैलेट का जो काम होता है हमारा, मतलब ऐसी जगहों पे यूज करते हैं जो फिनिश जॉब हो, इनसे चोट करेंगे तो जॉब पे निशान आता है, या सीट मेटल पे, इनसे हमारा निशान नहीं आता है, ठीक है। सॉफ्ट हैमर के अंतर्गत आते हैं। इसको लकड़ी का हैमर को मैलेट बोला जाता है। उसके अलावा एक और हैमर यह छूट गया, देखिए हमारा यह जो हैमर है हमारा, यह क्या है, ध्यान से देखिए, वी आकृति बना हुआ ना इस तरह से, बीच में कटा हुआ, यह जो होता है हमारा कील निकालने के लिए, इसको हम लोग क्ला हैमर या एक्सट्रैक्टर हैमर कहते हैं। एक्सट्रैक्टर मतलब निकालने वाला, तो क्ला हैमर या एक्सट्रैक्टर हैमर या कील वगैरह निकालने के काम आता है। ज़्यादातर कारपेंटर वगैरह इसको यूज करते हैं। हैमर की कहानी यहाँ पे खत्म होती है। आगे आ जाते हैं हेक्सा पे। यहाँ पर देखिए 2 टाइप का हेक्सा हमने ले रखा है। इसको पिस्टल ग्रिप वाला बोलते हैं, जैसे पिस्टल पकड़ते हैं ना ऐसे, तो इस तरह से इसको पिस्टल ग्रिप वाला बोलते हैं, जो ज़्यादातर हम लोग यूज करते हैं, इस टाइप वाला यूज करते हैं ना। यह हमारा क्या हो गया, हेक्सा हो गया, मेटल की कटाई करने के लिए। यह हमारा इसका फिक्स फ्रेम हो गया और यह हैंडल हो गया, ठीक है। यह विंग नट लगा हुआ है। विंग नट साइड वाला जो स्क्रू होता है ना, यह जब हम टाइट लूज करेंगे तो ये आगे पीछे होता है, इसलिए इसको स्लाइडिंग स्क्रू कहते हैं। इधर वाला जो हैंडल साइड का स्क्रू है फिक्स है, एक साइड हैंडल लगा होता है, एक साइड पिन बनी होती है, जिससे कि हम लोग ब्लेड को फंसा सकें। स्लाइडिंग स्क्रू में एक साइड विंग नट लगा होता है और एक साइड पिन होती है, जिससे हम लोग इस हेक्सा के ब्लेड को फंसा सके, ठीक है। तो ब्लेड को हम लोग इसमें डाल करके ऐसे यूज करते हैं। तो ये हमारा हो गया क्या भाई, हेक्सा हो गया। इसकी ब्लेड हाई कार्बन स्टील की बनी होती है। चलिए आगे आ जाते हैं फाइल पे।
एक चीज़ और यहाँ पे मैं बता दूँ, उसके हेक्सा में यहाँ पे ना हैंडल के बाद में यह एक गोल छल्ला लगा हुआ है मेटल का। यह इसलिए लगा होता है, देखिए आपका इसमें हेक्सा में भी लगेगा, फाइल में कहीं भी जब हैंडल यूज होता है ना तो हम लोग इसको लगाते हैं, इसको फेरुल बोला जाता है। हैंडल के आगे जो लकड़ी है, फेरुल इसलिए होता है कि हैंडल को क्रैक होने से बचाने के लिए। जैसे मैंने इसको अलग से ले रखा है, देख रहे हैं हैंडल है और आगे यह देखिए यह वृत्ताकार छल्ला है आपका मेटल का। यह क्यों चढ़ाया गया कि जब हैंडल के अंदर हम लोग फाइल या किसी चीज़ को डालेंगे तो ये आगे से हैंडल क्रैक ना हो जाए, क्रैक होने से बचाने के लिए इसको चढ़ा देते हैं। अब ये मेटल का छल्ला चढ़ गया, अब इसके अंदर डालेंगे तो फटेगा नहीं, क्रैक नहीं होगा। चलिए, तो फेरुल का यही काम होता है, ठीक है। फेरुल आपने अच्छे से देख भी लिया होगा। अब आगे आ जाते हैं हम लोग फाइल पे। देखिए ये आपके शेप के आधार पर देखा जाए तो ये हमारी जो है ना फ्लैट फाइल है। देखिए ना आपको बिल्कुल सिंपल है, फ्लैट फाइल है। और इसमें देखेंगे तो इधर भी दांते कटे हैं, फिर इधर भी दांते कटे हैं, साइड में भी दांते कटे हुए हैं, ठीक है, दिख रहा है। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, नहीं दिख रहे हैं तो यहाँ भी दांते कटे हुए हैं। इसी के साथ आता है एक हैंड फाइल। दोनों में सबसे पहला डिफरेंस तो ये कि देखिए ये जो फ्लैट फाइल थी इधर पूरा चौड़ाई एक बराबर थी, लास्ट का 1/3 भाग देखिए टेपर हो गया ना, टेपर दिख रहा है। लेकिन इस वाले में देखिए इसमें क्या है, पूरी चौड़ाई में एक बराबर, कोई टेपर नहीं। तो ये एक हैंड फाइल की पहचान होती है। प्लस इसके एज से भी पहचानते हैं कि एक एज पर देखेंगे आप तो दांते कटे होंगे। क्या कटे होंगे डियर, इधर देखिए दांते कटे होंगे। लेकिन एक एज जो होता है ना इसका बिना दांतों के होता है, जिसको हम लोग सेफ एज कहते हैं। इधर अगर मैं दिखाऊं तो इधर वाले पे देखेंगे तो कोई दांते नहीं कटे हुए हैं, तो यह सेफ एज इसको कहते हैं। मैंने बताया था कहीं ऐसी जगहों पे इसकी फाइलिंग करते हैं जहाँ नीचे का जॉब ना बस साइड की दीवार हमें घिसनी है तो हम लोग इससे फाइलिंग करेंगे तो फिर क्या होगा कि वह सिर्फ सरफेस घिसेगा, नीचे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो ये हैंड फाइल हो गया। हैंड फाइल के बाद आगे आएंगे तो आपको दिख रहा होगा मैंने 2 फाइलें ले रखी, दोनों सेम ही है, हाफ राउंड फाइल है, ठीक है। आकृति के हिसाब से अगर आप सामने से देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। सामने से देखने पे यहाँ पे देखिए अर्धवृत्ताकार आकृति बन रही होगी, हाफ राउंड बन रहा होगा, तो इसलिए इसको हम लोग हाफ राउंड फाइल कहते हैं। कहीं भी कर्व आकृति की फाइलिंग वगैरह करनी है तो ऐसी जगहों पे काम आता है आकृति के हिसाब से, ठीक है। उसके अलावा देखिए हमारे पास राउंड फाइल भी है, वो हाफ राउंड था या पूरा राउंड में बना हुआ है, तो ये हमारी राउंड फाइल कहलाती है, ठीक है। हाफ राउंड वाले में हमें देखिए फायदा यह है कि एक साइड देखिए हाफ राउंड है और एक साइड बिल्कुल फ्लैट होता है, मतलब फ्लैट फाइल है और हाफ राउंड, दो काम एक ही से हो जाता है। चलिए एक और आकृति के हिसाब से देख लेते हैं, यह कैसी आपको दिख रही है। सामने से देखेंगे ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि वीडियो में ना वैसे रहते तो मैं इधर से भी दिखा लेता। सामने देखेंगे तो त्रिभुज की आकृति बन रही है, तो यह ट्रायंगुलर फाइल कहलाती है। त्रिभुज की आकृति बन रही है। अब इसको देख लीजिए जरा एक बार, कैसी बन रही है, वर्ग के जैसी दिख रहा ना। या फिर मैं इधर से भी दिखाना चाहूँ तो 1 मिनट रुकिए, देखिए ठीक है, वर्ग की जैसी, तो स्क्वायर फाइल कहलाएगी, ठीक है। एक और फाइल जो आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा स्पेशल फाइल में, रास कट फाइल, दांतों की कटिंग, सॉरी स्पेशल में नॉर्मल में दांतों की कटिंग के आधार पे। इसके दांते देख रहे हैं आप, इन सब फाइलों के दांते एक साथ जुड़े हुए रहते हैं, एक साथ जुड़े हुए लाइनों की तरह बनते हैं। लेकिन इसके दांते देखिए अलग अलग बने हुए, दांते एक में जुड़े नहीं हुए हैं, सब दांते अलग अलग पंच के द्वारा उभार करके बनाए जाते हैं। इसको हम लोग रैस्ट कट फाइल कहते हैं। और मैंने आपको बताया भी था कि रैस्ट कट फाइल सिर्फ और सिर्फ हाफ राउंड आकृति में मिलती है। सामने देखिए समझ में आ रहा होगा, हाफ राउंड रैस्ट कट फाइल सिर्फ और सिर्फ हाफ राउंड आकृति में मिलती है। इसका यूज हम लोग सॉफ्ट मटेरियल को घिसने, मैंने बताया था घोड़े का खुर हो गया या भैंस वगैरह का भी खुर आप घिस सकते हैं, हालांकि घोड़े के लिए यूज करते हैं, ठीक है। उसके अलावा चमड़ा के मटेरियल वगैरह को भी पंचर की दुकानों पे मैंने बताया था इसको यूज किया जाता है। उसके अलावा एक और फाइल है हमारे सामने भाई, यह फाइल आप देख सकते हैं। इस फाइल को हम लोग कहते हैं नीडल फाइल। लगभग 10 सेट में यह पाई जाती है। नीडल क्यों, क्योंकि ये बहुत महीन है, सुई की तरह, देख रहे हैं ना, वही सब आकृतियाँ हैं। इसमें भी देखिए नाइफ एज की तरह है, हालांकि इसमें लग रहा है नाइफ एज फाइल छूट गया है, चलिए मैं कभी बता दूंगा आपको। यहाँ देख रहे हैं ना, ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं सब महीन है, महीन फाइल है, इसलिए इसको नीडल फाइल कहते हैं। ये 120 से 180 mm की लंबाई में जनरली मिलती है और इस तरह से 10 के सेट में लगभग पाई जाती है। इसका हैंडल का काम, इसमें हैंडल नहीं लगता है, यह जो बेलनाकार हिस्सा है ना, यही हैंडल का काम करता है हाथ से, क्योंकि महीन फाइल है, महीन काम के लिए यूज किया जाता है, तो नीडल फाइल बोला जाता है। तो नीडल फाइल भी आपने देख लिया है। इसके आगे हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फिर यह जो आप देख रहे हैं ये तीनों हमारे पास स्क्रैपर है। और भी टाइप के होते हैं, मेरे पास 3 टाइप का भी था यहाँ पे। इसको स्क्रैपर क्या, किसी भी जॉब की सरफेस से जो उभरा हुआ स्थान है उसको स्क्रैप करके हटाने के लिए इसी को स्क्रैपर बोलते हैं, ठीक है। यह फ्लैट स्क्रैपर है, आप देख ले फ्लैट इसकी एज है। उसके अलावा आ जाते हैं, यह देखेंगे तो इसकी ना इधर से आगे नुकीला पॉइंट बना दिया जाता है, लेकिन इधर से 3, 1 फेस 2 फेस 3 फेस है। 3 मतलब किस में होता है, त्रिभुज में, मतलब यह ट्रायंगुलर स्क्रैपर है। इसका यूज हमारा किया जाता है बियरिंग वगैरह, जो हमारे बुश बियरिंग होते हैं ना, उनकी आंतरिक संरचनाओं की जो होते हैं आंतरिक भाग का स्क्रैपिंग करने के लिए, या फिर किसी छिद्र की, किसी होल की डीबरिंग करना हो तब भी ट्रायंगुलर स्क्रैपर का यूज किया जाता है। और यह आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन मैंने बता दिया, ठीक है। इसके आगे आ जाइए, यह जो है आपका, यह देखिए थोड़ा सा राउंड में है, यहाँ से ध्यान देखेंगे ना, सामने से ज़्यादा अच्छे से दिखता है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ कि राउंड में, इसको हाफ राउंड स्क्रैपर बोलते हैं, ठीक है। क्या होता है हमारा आंतरिक, सॉरी वक्राकार सरफेस की फाइलिंग स्क्रैपिंग करना हो
तो इसका यूज़ किया जाता है। ये तीनों स्क्रैपर हो गए। इसके बाद हमारा कम्बिनेशन सेट, ये हमारा स्टील रोल, ये हमारा स्क्वायर हेड, प्रोटेक्टर हेड, सेंटर हेड, ठीक है। इसकी वीडियो अलग से बनी हुई है, आप देख सकते हैं वहाँ पे। प्लेलिस्ट मैंने बोला ना कि अगर आपको सब चीज़ें अच्छे से सीखनी है तो यूट्यूब में जाइए, वहाँ पे प्लेलिस्ट चेक कीजिए। प्लेलिस्ट में फिटर प्रैक्टिकल के नाम से सेक्शन बना हुआ, सब चीज़ें बिल्कुल डिटेल में वहाँ पर है। इसके आगे आ जाइए, यहाँ पर देखिए आपके पास जो दिख रहा है ना, ये वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर बड़ी काम की चीज़ है, क्योंकि जो हमने कम्बिनेशन सेट में यहाँ पे देखा ना, यह जो हमारा प्रोटेक्टर है, इसको हम लोग क्या प्रोटेक्टर हेड कहते हैं। इसके द्वारा मिनिमम हम 1 डिग्री का कोण माप सकते हैं, या कह लीजिए 1 डिग्री के कोण की एक्यूरेसी में माप ले सकते हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा एक्यूरेसी में अगर हमें कोण को मापना है, तब हम भैया ले आते हैं इसको वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर को। यह हमारा 1 डिग्री के 12वें भाग की एक्यूरेसी में माप को माप सकता है, या कह लीजिए 5 मिनट की एक्यूरेसी में, दोनों एक ही बात है। तो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर हो गया, क्यों हमने यूज किया ये भी मैंने आपको बता दिया। इसके आगे आ जाइए, यह हमारे पास दिख रहा है जो ना, यह है हमारे पास डियर ट्रेमल, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे डिवाइडर यूज किया था वृत्त बनाने के लिए, तो डिवाइडर से छोटे साइज के वृत्त बनते हैं ना। अगर बड़े साइज का वृत्त बनाना है, क्वेश्चन नहीं पूछता, बड़े साइज का वृत्त बनाने के लिए तो ट्रेमल का यूज किया जाता है। जैसे इधर पॉइंट है, ऐसे इधर का भी पॉइंट होता है। वो पॉइंट हमारा कहीं खो गया है, मिलेगा तो बाद में लगा के दिखा देंगे, ठीक है। तो ये ट्रेमल हो गया हमारा। उसके बाद यह जो है हमारा, यह हमारा हैंड ड्रिलिंग मशीन है। क्या है भाई? हैंड ड्रिलिंग मशीन। देखिए इसको ऐसे गोल गोल घुमाते हैं और ये ड्रिल करता है, हाथ के द्वारा किया जाता है ऐसे, ठीक है। यहाँ पे ड्रिल बिट लगा लेते हैं और इसको हाथ से घुमाते हैं, पकड़ के यहाँ से फोर्स देते हैं, या फिर इस वाले हिस्से से जो होता है दबा लेते हैं और घुमाते हैं। तो ये हैंड ड्रिलिंग मशीन हो गया हमारा। उसके बाद आते हैं स्निप पे। यहाँ पे जो दो आपको दिख रहे हैं ना, ये दोनों स्निप है। स्निप मतलब धातु चादर को काटने के लिए, सीट को काटने के लिए। स्ट्रेट स्निप है या हमारा बेंट स्निप है। स्ट्रेट स्निप सीधा कटाई करता है। बेंट स्निप जहाँ पे हमें देख रहे हैं हल्का सा मुड़ा हुआ है, तो वृत्ताकार या कर्व कटाई करना हो तो हमारा बेंट स्निप, सीधा कटाई करना है स्ट्रेट स्निप। उसके बाद आ जाइए यहाँ पे, इसको हम लोग टूल मेकर क्लैंप या पैरेलल क्लैंप कहते हैं। यह हमारा छोटे साइज के जॉब को पकड़ने के लिए, जिसमें हमें ड्रिलिंग करना हो या मार्किंग करना हो, ठीक है। इसमें 2 स्क्रू एक दूसरे के विपरीत साइज में होते हैं, जिससे दोनों जबड़े आगे पीछे चलते हैं। उसके बाद आ जाते हैं, यह हमारा सी क्लैंप कहलाता है। आकृति भी आप देख रहे होंगे, सी की आकृति की है। यहाँ पे हमारा यह स्पिंडल है, इसमें लगा है हैंडल, हैंडल को घुमाते हैं। इसके आगे एक बटन लगा होता है, इसको स्विवल बटन कहते हैं। स्विवल मतलब जो घूमता हो, देख रहे हैं इधर उधर हिल डुल रहा है, घूम रहा है, घूम भी रहा है, इधर उधर हिल डुल भी रहा है, और इधर फिक्स होता है। तो जब कोई हमारा जॉब हो जो थोड़ा टेपर में हो, कैसे हो डियर? टेपर में। जो टेपर में रहेगा ना, तो यह अपना इस हिसाब से हिल डुल के अपने टेपर पे सेट होकर के उसको पकड़ लेगा। तो बेलनाकार टेपर जॉब को भी पकड़ने में काम आता है। इसके आगे हम आ जाते हैं यहाँ पे, पहले थोड़ा सा स्क्रू ड्राइवर देख लिया जाए। यह देख रहे हैं नॉर्मल स्क्रू ड्राइवर, स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर हो गया। उसके बाद यह वाला इंसुलेटेड वाला हो गया। जब आप बिजली का काम वगैरह करते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा हाथ स्लिप होगा, यहाँ आपका टच करेगा और बिजली आपको लग जाएगी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे इंसुलेटेड वाला रहता है कि अगर हाथ वगैरह गलती स्लिप भी किया तो बच जाओगे आप। ये प्लास्टिक का इंसुलेशन इस पर चढ़ा दिया जाता है। उसके बाद एक और स्क्रू ड्राइवर हम लोगों ने पढ़ा था, यहाँ पे देख रहे हैं आगे प्लस स्क्रू ड्राइवर, फिलिप्स बोलते हैं। जो स्क्रू आप देखते हैं ना प्लस टाइप के ऊपर खांचा कटा होता है, तो प्लस स्क्रू ड्राइवर या फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर बोलते हैं। तो ये हमारा वो वाला स्क्रू ड्राइवर हो गया, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं रिंच पे। यहाँ पे देख रहे हैं ये हमारा डबल एंडेड वाला स्पैनर है। यह हमारा हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ वाले एलॉय स्टील का बना होता है। किसका बना होता है? हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ वाले एलॉय स्टील का। यह डबल इंडेड है, 2 सिरे हैं। डबल इंडेड मतलब 2 साइज के यह स्क्रू को या नट को नट बोल्ट को खोल या टाइट कर सकता है। उसी के साथ हमारा इसका एक सुधरा हुआ रूप आता है, यह देखिए एडजस्टेबल, ठीक है। एडजस्टेबल स्पैनर में क्या फायदा है हमारा कि इसमें देखिए साइज को एडजस्ट कर सकते हैं। ये नट को हम घुमाते हैं ना, जब मैं घुमाऊंगा देखिए अब साइज कम हो रहा है ना, और इसी को घुमा के साइज को मतलब कम ज़्यादा, इससे एक ही रिंच से हम कई साइज को खोले बंद कर सकते हैं, जबकि यह जिस साइज का सिर्फ उसी को कर सकता है। तो इसी का यह सुधरा हुआ रूप है, इसे एडजस्टेबल स्पैनर कहते हैं, क्योंकि इसमें साइज को एडजस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा इसी के साथ एक और रिंच देख लीजिए, इसको हम लोग कहते हैं भाई पाइप रिंच। या पाइप को टाइट या लूज करने के लिए यूज किया जाता है। या स्टिल्सन पाइप रिंच भी कई बार बोलता है। 15 mm से लेकर के 50 mm के पाइप के साइज को खोलने के लिए इसको यूज करते हैं। लेकिन अगर 50 mm से 150 mm वाला पूछ दे, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो उसके लिए भाई यह है आपके सामने पाइप रिंच। आपको देख रहा है चेन पाइप रिंच, क्योंकि इसमें चेन लगाओ, इस चेन में फंसा करके पाइप को टाइट या लूज करते हैं। यह भी वीडियो आपके फिटर प्रैक्टिकल वीडियोज वाले प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, जरूर देखिएगा। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा इसको देख लेते हैं भाई। ये तो हमारे पास क्या सब लोग जानते हैं, प्लायर, ठीक है, कॉम्बिनेशन प्लायर बोलते हैं। तो आप लोग देख लीजिए, घरों पे आप लोग यूज भी करते होंगे। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे, यहाँ सामने जो आपको दिख रहा है, यह हमारे पास पाइप कटर। क्या है भाई? यह जो आपको दिख रहा है पाइप कटर, यह वाला कटर काटने का काम सिर्फ यह वाला रोलर करता है, कटर रोलर होता है। बाकी ये दोनों गाइड रोलर होते हैं। ये दोनों काटते नहीं है, सिर्फ गाइड करने का काम करते हैं। काटने का काम सिर्फ यह करता है, यह कटर रोलर कहलाता है। इसके द्वारा पाइप को काटा जाता है, इसलिए इसका नाम पाइप कटर है। इसकी भी वीडियो जो आपके पड़ी हुई है, वहाँ पे एक बार जरूर देखिएगा, फुल डिटेल में पूरा पाइप को काट करके दिखाया गया है। उसके बाद आ जाते हैं भाई इस पे टॉर्क रिंच पे, ठीक है। टॉर्क रिंच का फायदा यह है कि इसमें हम लोग ना सॉकेट स्पैनर को ही यूज करते हैं, सॉकेट स्पैनर को। और टॉर्क रिंच का फायदा है कि हम लोग इसमें शक्ति को माप सकते हैं। मतलब इसके द्वारा अगर हम किसी नट बोल्ट को खोलते हैं या टाइट या लूज करते हैं, तो उसके टूटने का डर नहीं होता है, क्योंकि इसमें हम लोग उसी हिसाब से शक्ति को, अपने पावर को एडजस्ट कर लेते हैं। इसका भी यूज मैंने
कर रखा है, जरूर वीडियो देखिएगा प्लेलिस्ट में, ठीक है। बाकी जो आपको और किसी पे पर्टिकुलर वीडियो बनाना हो तो उसका कमेंट कर सकते हैं आप, मैं उससे बनाऊंगा। ये हमारे पास है भाई बेवल गेज, ठीक है, इसको मैं बताना भूल गया था। बेवल गेज या बेवल स्क्वायर भी बोलते हैं, देख रहे हैं इसमें स्लॉट कटा होता है। स्लॉट इसलिए कटा होता है जिससे ब्लेड की लंबाई को आगे पीछे किया जाए, स्टॉक या ब्लेड, तो इसलिए स्लॉट काट दिया जाता है जिससे ब्लेड की लंबाई को आगे पीछे खिसकाया जा सके, ठीक है। और विंग नट के द्वारा जहाँ जरूरत होगी वहाँ टाइट कर लेंगे, या किसी भी कोड को मापने के लिए, किसी भी जॉब के सरफेस के ऐसे कोड को मापने के लिए यूज किया जाता है बेवल स्क्वायर गेज, ठीक है। चलिए यह देख लीजिए, यह आपके सामने क्या भाई थोड़ी सी एक नई चीज़ दिख रही है, ये पाइप बेंडर है। कैसे काम करता है तो आप देखेंगे ना, इसमें पाइप को रखते हैं, यहाँ देख रहे हैं, यह ऐसे पीछे चला जाएगा, यहाँ पे पाइप इसके बीच में आएगी, यहाँ खड़ा कर देंगे, ठीक है। पाइप यहाँ खड़ा कर देंगे, फिर इस वाले हैंडल को हम लोग क्या करेंगे, ऐसे मोड़ेंगे तो पाइप को दबाते हुए इस तरह से इसके ऊपर मोड़ देगा। तो यह पाइप बेंडर होता है जो पाइप को मोड़ने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। इसके आगे आ जाए भाई, यह देख लीजिए, यह बियरिंग पुलर है, 2 लेग वाला है, 3 लेग वाला है। बियरिंग पुलर मतलब बियरिंग को बाहर निकालने के लिए, मैंने ये चीज़ आप लोगों को पढ़ाई भी है कि बियरिंग के क्या होता है, अगर बियरिंग 60 पे चढ़ाई गई है तो यह हिस्सा किस पे लगाया जाएगा, इनर फेस पे लगाया जाएगा। लेकिन अगर वही बियरिंग कहाँ होती है, हाउसिंग के अंदर है, तो यह हिस्सा तीनों आउटर फेस पे लगाया जाएगा। मैंने ये चीज़ें आपको बता रखी है। इसमें 2 वाला 3 वाला इसलिए कि अगर ज़्यादा कोई बड़े साइज की बियरिंग है या कोई ज़्यादा मतलब मजबूती से फिक्स है तो 3 लेग वाला, और नॉर्मल बियरिंग है तो 2 लेग वाला यूज कर लेते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं इस साइड से। अब यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, यह इंस्ट्रूमेंट जिसके ऊपर रखा हुआ है इसको हम लोग सरफेस प्लेट कहते हैं। यह डेटम सतह प्रदान करने का काम करता है, जो कि मैंने आपको बार बार बताया भी है। किसी भी जॉब पे जब मार्किंग करना होता है ना, तो उसके साथ हमें सरफेस प्लेट, एंगल प्लेट जो आप देख रहे हो इसका एंगल 90 डिग्री होता है, स्लॉटेड वाला एंगल प्लेट है क्योंकि स्लॉट कटा हुआ है, तो ये एंगल प्लेट हो गया। और इसके साथ साथ हमें जरूरत पड़ेगी किसकी, वर्नियर हाइट गेज की। ये वर्नियर हाइट गेज, अगर आपको जॉब पे मार्किंग करनी है, उसकी हाइट मापनी है, तो उसके लिए ये 3 चीज़ें होने जरूरी है। क्या भाई, एंगल प्लेट, सरफेस प्लेट, वर्नियर हाइट गेज। जो हमारा जॉब होता है उसको हम लोग इसके सहारे सपोर्ट देकर के खड़ा करते हैं, इस तरह से सपोर्ट देते हैं, खड़ा करते हैं, और इसकी मदद से फिर हम लोग क्या करते हैं, मार्किंग करते हैं। जितने पे जिस साइड पे करना हो हम लोग इसको उस साइड पे सेट कर लेते हैं, और उसके बाद ऐसे खींच करके मार्किंग किया जाता है चला करके, ठीक है। या तो मार्किंग करने के लिए इसका भी यूज किया जाता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, इसको कहते हैं मार्किंग ब्लॉक, या ये सरफेस प्लेट था, इसको सरफेस गेज कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, सरफेस प्लेट, सरफेस गेज, या स्क्राइबिंग ब्लॉक, या मार्किंग ब्लॉक, 3 नाम से जाना जाता है। इसकी मदद से भी देखिए ऐसे रख करके ऐसे मार्किंग किया जाता है, ठीक है। तो मार्किंग करने के लिए हम लोग इसका भी यूज करते हैं, इसका भी यूज करते हैं। और यह बचा हमारे पास वी ब्लॉक, ठीक है। यह वी ब्लॉक है हमारा, और वी ब्लॉक के साथ है यू क्लैंप। मैंने बताया था वी ब्लॉक बेलनाकार जाब को सपोर्ट प्रदान करता है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो मैंने आपको सपोर्ट देते हुए भी दिखा दिया कि हमारा बेलनाकार जाब है। अब इसको सपोर्ट प्रदान करना, तो इसको इसके ऊपर रख देंगे और फिर यहाँ यू क्लैंप से इसको टाइट कर देंगे, जिससे हमारा जॉब यहाँ पे फिक्स हो जाए अभी लेना। तो यहाँ पर वी ब्लॉक का यूज किया गया है बेलनाकार जाब को पकड़ने के लिए। अब इस पर मार्किंग वगैरह जो भी काम करना हो हम कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ मैं भूल गया था बताना, यह जो आपको दिख रहा है ना, एक स्टोन पत्थर जैसा, यह भी काम की चीज़ है। इसको ऑयल स्टोन के नाम से जानते हैं। जब हमारा डिवाइडर वगैरह की जब नोक खराब हो जाती है, तो इसको हम लोग ग्राइंडिंग करने के बाद, या फिर ग्राइंडिंग वगैरह जब नोक खराब हो जाता है, तो उसको फिर हम लोग उस पर ऐसे घिस घिस कर क्या करते हैं, इसकी नोक को सही करते हैं। तो इसलिए इसको ऑयल स्टोन बोला जाता है, ठीक है। चलिए बाकी आप जो यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, ये थोड़े फाइन वाले हमारे इंस्ट्रूमेंट है। आपका यहाँ पे देखिए वर्नियर कैलिपर है, डिजिटल वाला नॉर्मल भी है, डायल कैलिपर है, यहाँ पे माइक्रोमीटर है, फिर डिजिटल वाला माइक्रोमीटर है, इनसाइड माइक्रोमीटर है, डेप्थ माइक्रोमीटर है, आपका स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर है। देखिए ना, माइक्रोमीटर का सारा टाइप मैंने ले रखा है। और यहाँ पे आपका टेलीस्कोपिक गेज है जो गहराई में माप लेता है। देखिए आपके सामने साइन बार है, या आपका प्लग गेज है, आपका स्लिप गेज है, स्क्रू पिच गेज है। आपका यहाँ पे देखेंगे तो इसको फिलर गेज कहते हैं, थिकनेस गेज के नाम से जाना जाता है। ये स्नैप गेज है, स्टैंडर्ड वायर गेज है। यहाँ पे सरफेस रफनेस वाला मैंने ब्लॉक भी ले रखा है, जो सरफेस रफनेस को चेक करने के लिए यूज किया जाता है। बाकी यहाँ पे समतलता को चेक करने के लिए जो करते हैं हम लोग, स्पिरिट लेवल है उसको भी ले रखा है। यहाँ पे आपका आग वगैरह लगाने के लिए यूज किया जाता है, लाइटर वगैरह। यहाँ पे देखो मैंने जलाऊंगा ना तो यह आग पकड़ेगी भी। नहीं पकड़ रहा क्या भाई? देखिए पकड़ा ना, पकड़ा। तो यह होता है स्पार्किंग लाइटर, ठीक है। तो गैस वेल्डिंग में यूज किया जाता है, वेल्डिंग टॉर्च है। इन सब चीज़ के बारे में जो है ना, ये डायल टेस्ट इंडिकेटर है। यहाँ पे थ्रेड काटने के लिए देखिए मैंने ले रखा है, इंटरनल थ्रेड काटने के लिए टैप है, बाहर के लिए डाई है। तो इन सब चीज़ों को जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे ना, क्योंकि ये जो कुछ इंस्ट्रूमेंट रह गए हैं। तो जस्ट ये जब वीडियो कंप्लीट होगी ना, इसके बाद जो है आपको लास्ट में इसका थंबनेल बना हुआ दिख जाएगा, या जो भी मैं प्लेलिस्ट में आप चेक कर लीजिएगा, पार्ट 2 के नाम से यह सब मैं बताऊंगा, क्योंकि इसमें काफ़ी लंबा हो जाएगा। बाकी जो भी चीज़ें मैंने बताई, क्योंकि ढेर सारे इंस्ट्रूमेंट थे, तो इसलिए मैंने थोड़ा जल्दी बताया। अगर इनके बारे में आप डिटेल में जानना चाहते हो ना, कि मैं बिल्कुल ऐसा बता दूं कि यार जैसे आपको
कभी जो वर्कशॉप ना गया हो या ना देखा हो, या जिसको कभी आगे स्किल टेस्ट देना हो, तो उसको कोई दिक्कत ही ना आए। एक चीज़ की आप चाहते हो कि मैं एक इंस्ट्रूमेंट उठाऊं तो उसके बारे में 10 से 15 मिनट में बिल्कुल अच्छे से उसके द्वारा पूरा काम जो मैं बोल रहा हूं उसको करके दिखाऊं, पूरा मतलब डीपली, कहते हैं ना डीपली समझाऊं। अगर आपके मन में ऐसा कुछ है तो आप कमेंट कर सकते हैं कि सर मुझे इस टूल के बारे में, मुझे इस टूल के बारे में अलग से पर्टिकुलर 10 से 15 मिनट का सिर्फ उसी टूल के बारे में वीडियो बनाइए जो आप बोल रहे हो कि नहीं हम इससे सेंटर निकालते हैं, हम इससे चाप लगाते हैं, उसको करके आप दिखाइए, तो मैं वो भी करने को तैयार हूँ। आपका कमेंट आना चाहिए, बाकी इस वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा प्यार आना चाहिए, ठीक है। तो उन सब चीज़ों के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे कि मैंने बताया कि मैं आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से हर एक चीज़ के लिए तैयार करना चाहता हूँ, सिर्फ ऐसा नहीं कि आप थ्योरी में ही रह जाओ। तो बस उसके लिए आपको कमेंट करने की देरी है और साथ में सपोर्ट करने की देरी है। तो फिर आज के लिए चलिए इतना ही रखते हैं। और बाकी फिटर की प्लेलिस्ट जरूर, मैंने सॉरी यूट्यूब पे फिटर प्रैक्टिकल के नाम से जो प्लेलिस्ट है उसको जरूर चेक कीजिएगा। इसमें से कुछ आपको इंस्ट्रूमेंट की वीडियो उसी में मिल जाएंगे। चलिए फिर उसके बाद मिलते हैं फिर जल्दी पार्ट 2 में। थैंक यू।